डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन मीन्स कि अगर हमारी जो करेंसी है अगर उससे लीगल टेंडर का स्टेटस अगर छीन लिया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, डिमोनेटाइजेशन। मीन्स कि हमारी जो पुरानी करेंसी है, जो हमारी कंट्री में करेंसी चल रही है, उसको हम बोलते हैं लीगल टेंडर या फिएट करेंसी। तो अगर हमारी जो करेंसी है उससे लीगल टेंडर का स्टेटस अगर छीन लिया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, डिमोनेटाइजेशन। यानी कि जो करेंसी हमारी अभी हमारी कंट्री में इकोनॉमी में जो चल रही थी उस करेंसी को बंद कर दिया जाए और उसकी जगह पे नई करेंसी को इशू कर दिया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, डिमोनेटाइजेशन। हमारे यहाँ पे वैसे तो डिमोनेटाइजेशन पहले भी हुए हैं, लेकिन अभी जो डिमोनेटाइजेशन हमारे यहाँ पे हुआ था वो हमारा हुआ था 8 नवंबर 2016 में। इसमें हमारे जो 500 के और हमारे जो 1000 की जो नोट थे उनको रिमूव कर दिया गया, उनसे लीगल टेंडर का जो स्टेटस था वो छीन लिया गया। यानी कि 8 नवंबर 2016 के बाद से हमारे यहाँ पे 500 और 1000 रुपए के जो नोट थे वो हमारी करेंसी का पार्ट नहीं थे। और अगर किसी भी करेंसी से लीगल टेंडर का स्टेटस अगर छीन लिया जाए तो वो करेंसी सिर्फ एक पेपर आप कह सकते हो जिसका कोई यूज नहीं है। और इस 500 और 1000 का जो नोट था उसकी जगह पे फिर 500 और 2000 के नए नोट इशू किए गए। तो डिमोनेटाइजेशन मींस कि जब जो करेंसी चलन में है अगर उससे लीगल टेंडर का स्टेटस छीन लिया जाए, यानी कि उसके बाद वो करेंसी हमारी चलन में नहीं रहती, उसके बाद वो करेंसी हमारी बंद हो जाती है और उसकी जगह पे नई जो करेंसी है वो इशू कर दी जाती है, तो उसको हम बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन। हमारे यहाँ पे वैसे तो पहले कई बार डिमोनेटाइजेशन हुआ है, लेकिन अभी जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था करंट वो हमारा है 8 नवंबर 2016। और इसमें हमारे 500 और 1000 रुपए के जो नोट थे वो बंद कर दिए गए और उसकी जगह पे फिर नए 5000 और 2000 के नए नोट इशू किए गए। अब जो मेन पर्पस था हमारी गवर्नमेंट का डिमोनेटाइजेशन का, वो मेन उसका जो मोटिव था वो था जो भी इलीगल जो ट्रांजैक्शंस होती थी, जो ब्लैक मनी लोगों के पास था उसको कर्ब करना, जो इलीगल ट्रांजैक्शंस थी उनको बंद करना, और जो भी हमारे यहाँ पे एंटी सोशल जो एक्टिविटीज हो रही थी, जो टेररिज्म हमारे यहाँ पे बढ़ा हुआ था, तो उसके ऊपर रोक लगाना। क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा करेंसी थी, वो फेक करेंसी हमारे यहाँ पे चलन में थी, तो गवर्नमेंट ने पुरानी करेंसी को बंद कर दिया ताकि जो फेक करेंसी है वो हमारी इकोनॉमी से बाहर हो जाए और जो एंटी सोशल जो एक्टिविटीज हैं, जो टेररिज्म है, उसको खत्म किया जा सके। अब जो डिमोनेटाइजेशन हमारी गवर्नमेंट ने किया उसके हमें जो मेन फायदे मिले वो हम इसकी मेरिट्स बोल सकते हैं, सिग्निफिकेंस बोल सकते हैं ऑफ डिमोनेटाइजेशन, कि हमारे यहाँ पे जो ब्लैक मनी है वो हमारे यहाँ पे खत्म हो गया। क्योंकि जब डिमोनेटाइजेशन होता है तो पुरानी करेंसी से उसका लीगल टेंडर का स्टेटस छीन लिया जाता है, अब वो करेंसी चलन में नहीं होती, उसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज नहीं करते, वो सिर्फ एक पेपर हमारे रह जाते हैं, उनका कोई यूज नहीं होता, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो डिमोनेटाइजेशन के केस में जिन लोगों के पास पुरानी करेंसी होती है उन लोगों को अपनी करेंसी बैंक में डिपॉजिट करानी पड़ती है और बैंक उस पुरानी करेंसी के बदले लोगों को जो नई करेंसी है इशू हुई है पुराने नोटों के बदले में वो करेंसी दे दी जाती है। तो इससे मेन जो फायदा मिला है वो ब्लैक मनी हमारा फाइंड आउट हो गया है। सेकंड जो इससे मेन फायदा हुआ है वो है जो भी शैडो इकोनॉमी थी। शैडो इकोनॉमी मीन्स कि ऐसी इकोनॉमी में हमारे कुछ ऐसे पार्ट है, ऐसी है जहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट के पास उन
जो भी वहां पे प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है उनका कोई भी रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं होता। तो डिमोनेटाइजेशन के केस में अपनी करेंसी को कन्वर्ट कराने के लिए, अपनी पुरानी करेंसी को नई करेंसी में कन्वर्ट कराने के लिए लोगों को अपना पैसा बैंकों में डिपॉजिट कराना पड़ता है। तो जो भी शेडो इकोनॉमी थी हमारे यहाँ पे, जो ऐसी प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती थी जिनका गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं था, वो एक्टिविटीज सारी बंद हो गई। और इससे गवर्नमेंट को फायदा ये हुआ कि अब जब भी लोग अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट करा के जब नई करेंसी लेंगे तो बैंक के पास सारा रिकॉर्ड होता है कि किसके पास कितना पैसा है, कितना पैसा बैंक में डिपॉजिट कराया है और कितना पैसा किसने विड्रॉ किया है। तो डिमोनेटाइजेशन की वजह से हमारे यहाँ पे शेडो इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो रही थी वो सारी बंद हो गई। और अब कोई भी नया अगर प्रोडक्शन करता है तो गवर्नमेंट को उसकी इंफॉर्मेशन रहती है, क्योंकि उसको अपना सारा पैसा बैंकों के पास डिपॉजिट कराना पड़ता है। तो इससे जो शेडो इकोनॉमी की जो प्रोडक्शन एक्टिविटी थी जो बंद हो गई, उसकी वजह से गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है। और जो इससे फायदा हुआ है, टेररिज्म जो था, जो टेररिस्ट थे उनको पहले फंडिंग होती थी, फेक करेंसी हमारे यहाँ पे चलती थी, डुप्लीकेट नोट चलते थे। तो डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो फेक करेंसी थी वो सारी पकड़ में आ गई, यानी कि अब जो टेररिस्ट थे उनको जो फंडिंग होती थी, पहले उनको जो पैसा मिलता था वो रुक गया। इसके अलावा हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है उसको भी काफी सपोर्ट मिला है, काफी वो एक्सपेंड हुआ डिमोनेटाइजेशन की वजह से, क्योंकि लोगों को अपनी जो पुरानी करेंसी है जो अब चलन में नहीं है वो करेंसी अपनी बैंकों में डिपॉजिट करानी होती है और उसके बदले में उनको नई करेंसी मिलती है। तो इसीलिए बैंकिंग जो सिस्टम है वो एक्सपेंड हो गया, क्योंकि सभी लोगों ने अपने पैसे को बैंकों में डिपॉजिट कराया और बैंक के पास जितना ज्यादा मनी होता है उतना ही ज्यादा वो मनी की सप्लाई करता है, और जितना ज्यादा बैंकिंग सिस्टम मनी की सप्लाई करता है तो इकोनॉमी में कंजम्पशन इंक्रीज होता है। कंजम्पशन इंक्रीज होने से फिर जो प्रोड्यूसर्स है वो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते हैं, और इन्वेस्टर्स को भी, सभी का अपना पैसा नहीं होता, जो इन्वेस्टर्स है वो भी लोन लेते हैं। तो हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो एक्सपेंड हो गया, और बैंकिंग सिस्टम अगर एक्सपेंड होता है तो हमारे यहाँ पे जो कंजम्पशन और प्रोडक्शन की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है, और जब प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने से इनकम इंक्रीज होती है। इसके अलावा जब डिमोनेटाइजेशन हमारे यहाँ पे हुआ तो पहले हमारे यहाँ पे जो भी रूटीन फंक्शनिंग के जो हमारे रूटीन फंक्शनिंग के लिए जो भी एक्सपेंडिचर किए जाते थे वो सारे कैश में किए जाते थे, लेकिन अब डिमोनेटाइजेशन की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो कैशलेस इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गई। अब हम मोस्टली जो अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं वो डिजिटल मोड में करते हैं, कि अगर हमें किसी को पेमेंट करनी है तो पहले हम कैश में करते थे, लेकिन अब मोस्टली अब हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट का यूज करते हैं, और जिसको भी पेमेंट करनी होती है तो हम अपने अकाउंट्स के थ्रू ही ट्रांसफर कर देते हैं। तो डिमोनेटाइजेशन की वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो मोस्टली कैशलेस इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गई है। अब हम कैश की बजाय जो भी हमारी पेमेंट्स होती है या हमें किसी से पैसा लेना होता है तो हम वो डिजिटल मोड में ही लेना पसंद करते हैं। इससे फायदा ये होता है कि गवर्नमेंट के पास सारा रिकॉर्ड होता है कि किस अकाउंट में कितना पैसा गया है, कि अगर एक लिमिट से ज्यादा पैसा गया है तो रीजन पूछा जा सकता है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा कहाँ से आया है। तो गवर्नमेंट के पास सारा रिकॉर्ड होता है जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होता है, और अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो गवर्नमेंट उस पैसे से हमारी कंट्री में ही हमारा सोशल वेलफेयर करती है, या तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे खर्चा करती है जिसको हम मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है। अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर ज्यादा करती है तो हमारे यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, या फिर अगर हम कहें कि जैसे जो गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, डिफेंस पे जो खर्चा करती है, तो वो सारा गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है, तो उससे भी हमें हमारा सोशल वेलफेयर होता है। और अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो जीडीपी इंक्रीज होता है, उससे एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है लोगों को, उनकी इनकम भी इंक्रीज होती है। अब हम करेंगे डिमोनेटाइजेशन की कुछ डीमेरिट्स। तो हमारी कंट्री में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ, हमारी जो पुरानी करेंसी थी वो बंद कर दी गई, उसकी जगह पे फिर 500 और 2000 के जो नए नोट आए, उससे फायदा तो हमें हुआ, ब्लैक मनी को फाइंड आउट करने में हेल्प मिली, टेररिज्म को जो फंडिंग थी वो रुक गई, हमारी जो बैंकिंग सिस्टम था वो एक्सपेंड हो गया, हमारी जो इकोनॉमी थी वो कैशलेस इकोनॉमी में
कन्वर्ट हो गई। अब हम डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है वो करते हैं। लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ डिमेरिट्स भी है कि डिमोनेटाइजेशन होने से पहले हमारे यहाँ के मोस्टली जो लोग थे वो अपने रूटीन फंक्शनिंग के लिए अपने डेली के जो खर्चे थे वो कैश में करते थे, और डिमोनेटाइजेशन होने की वजह से लोगों की सारी करेंसी बैंकों के पास चली गई। अब लोगों को अपने जो डेली के रूटीन के जो खर्चे करने होते थे उनके लिए उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि बैंकों से जो नई करेंसी हमें मिल रही थी उसमें काफी टाइम लगा, लोगों को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और सेकेंडली, लोगों को पैसे अपने निकलवाने के लिए तो एटीएम पे या बैंकों के पास बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती थी, और उनमें खड़े रह के उनको अपने पैसे को कन्वर्ट कराना पड़ता था, या जो उनको जितना पैसा उनको चाहिए था उतना पैसा एक बार में उनको नहीं मिला। इसके अलावा जो शैडो इकोनॉमी, एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि जो शैडो इकोनॉमी है उसकी जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज थी वो बंद हो गई, और उसके बंद हो जाने की वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। लेकिन अगर हम देखें तो जो शैडो इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो रही थी उससे काफी लोगों को रोजगार मिल रहा था, और अब शैडो इकोनॉमी के बंद हो जाने से यहाँ पे जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती थी शैडो इकोनॉमी में जिसका रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास नहीं था, तो प्रोडक्शन जब बंद हो गया या प्रोडक्शन कम हो गया तो उसकी वजह से जो लोग थे बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए, क्योंकि जब प्रोडक्शन बंद होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे बेरोजगार हो गए। और दूसरा, शैडो इकोनॉमी की जो प्रोडक्शन एक्टिविटी थी उनको बहुत बड़ा धक्का लगा, वो बंद हो गई प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो उससे हमारा जो जीडीपी है वो भी हमारा एक तरह से डिक्रीज हुआ। वैसे इनका रिकॉर्ड तो गवर्नमेंट के पास नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड ना होने के बावजूद भी हमारी इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज तो हो रहा था, लोगों के पास वो गुड्स और सर्विसेज जा तो रही थी, उनका सोशल वेलफेयर तो हो ही रहा था, चाहे वो जीडीपी में हमारे इंक्लूड हो रही थी या नहीं हो रही थी। लेकिन अब जो शैडो इकोनॉमी की प्रोडक्शन एक्टिविटी बंद हो जाने से जो हमारी इकोनॉमी है उसमें स्लो डाउन आ गया, जो हमारा जीडीपी था वो हमारा कम हो गया, और एक बार अगर इकोनॉमी स्लो डाउन में चली जाए तो उसको ऊपर उठाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है। इसके अलावा हमारी जो मोस्टली जो हमारी वर्कफोर्स लगी है, नियर अबाउट 90% जो हमारी वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में लगी है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लगी है। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है उसकी मोस्टली जो एक्टिविटीज होती हैं वो उसकी होती है कैश में, वो जो लेबर है उनको जो पेमेंट करनी होती है वो भी मोस्टली कैश में करते हैं। तो इस केस में जो डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि एकदम से जितना पैसा हमें चाहिए था उतना पैसा हमें नहीं मिला, उतना पैसा इनफॉर्मल सेक्टर को नहीं मिला, और जिसकी वजह से इनफॉर्मल सेक्टर में भी जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज थी वो कम हो गई, और प्रोडक्शन एक्टिविटी कम होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई। तो डिमोनेटाइजेशन के कुछ मेरिट्स हैं, तो साथ ही साथ इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। ब्लैक मार्केटिंग का जो मेन जो हम कहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन से ब्लैक मार्केटिंग हमारे यहाँ पे कम हुई, या हम कहें जो ब्लैक मनी है वो हमारा फाइंड हो गया। लेकिन अगर हम एक्चुअल में देखें तो जो ब्लैक मनी था वो लोगों का फाइंड हम नहीं कर पाए, हमारी गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर पाई, क्योंकि लोगों ने अपने ब्लैक मनी को जो भी उनके रिलेटिव्स थे उन लोगों को दे दिए, उन्होंने अपने पैसे बैंकों में डिपॉजिट कराए। तो लोगों ने का जो ब्लैक मनी था वो जो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था कि ब्लैक मनी को अनर्थ करना, ब्लैक मनी को फाइंड आउट करना, वो भी हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि लोगों ने अपने रिलेटिव्स को अपने पैसे थोड़े थोड़े करके ट्रांसफर कर दिए और अपने ब्लैक मनी को कन्वर्ट कर लिया व्हाइट मनी में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है जीएसटी। जो डिमोनेटाइजेशन है, डिमोनेटाइजेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे लिबरलाइजेशन में, जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म है। तो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि पहले हमारा जो बैंकिंग सिस्टम था उसको आरबीआई उसका कंट्रोलर था, रेगुलेटर था, लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद जो आरबीआई है उसका जो रोल था वो चेंज हो गया, वो कंट्रोलर से फैसिलिटेटर बन गया। तो फाइनेंशियल सेक्टर जो रिफॉर्म है उसी में हम डिमोनेटाइजेशन का कुछ एक्सप्लेन करेंगे। अगर हमसे अलग से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप एक्सप्लेन करोगे ही, अदरवाइज जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म है उसमें आप एक दो लाइनें डिमोनेटाइजेशन की ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जीएसटी को हम एक्सप्लेन करेंगे फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म में,
फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म में मीन्स फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म हमारा रिलेटेड है टैक्स स्ट्रक्चर से, टैक्स रेट से। तो जो फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म हमारा था उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले हमारी टैक्स रेट ज्यादा थी, चाहे वो इनकम टैक्स हो, कॉर्पोरेट टैक्स हो, और जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर था वो भी कॉम्प्लेक्स था। और फिस्कल रिफॉर्म में हमारी जो टैक्स रेट थी वो कम कर दी गई, इनकम टैक्स भी और कॉर्पोरेट टैक्स जो रेट थी वो भी कम कर दी गई, और साथ ही जो उसका स्ट्रक्चर था उसको भी सिंप्लीफाई कर दिया, जो प्रोसीजर थी उसको सिंप्लीफाई कर दिया। और थर्ड पॉइंट हम एक्सप्लेन करेंगे कुछ जीएसटी के बारे में। तो जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये हमारा इंप्लीमेंट हुआ 1 जुलाई 2017। अब जीएसटी क्या है? यूनिफॉर्म टैक्स है, यानी कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज पे जो भी टैक्स लगता है वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो जो जीएसटी है वो क्या है? यूनिफॉर्म टैक्स है, या इसको हम कह सकते हैं वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट। किसमें हमारे जो भी मोस्टली इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो हमारे सारे इंक्लूड करके और उसको एक टैक्स में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसको हम बोलते हैं जीएसटी। जैसे हमारा जो वैट था, एक्साइज ड्यूटी थी, कस्टम ड्यूटी थी, तो वो जो भी हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सबको कंबाइन कर दिया गया और उसको मिला के एक टैक्स में कन्वर्ट कर दिया गया, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। 1 जुलाई 2017 को हमारे यहाँ पे जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था, और इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म टैक्स। यूनिफॉर्म मीन्स एक टैक्स, कि पूरी कंट्री में हर एक जगह एक ही जैसा टैक्स लगता है, इसीलिए हम इसको वन टैक्स वन नेशन एंड वन मार्केट बोलते हैं। क्योंकि एक टैक्स है जो पूरी कंट्री में हर जगह एक ही जो उसकी रेट है वो लगी होती है, और इसीलिए वन मार्केट है कि जो चीज आपको यहाँ हरियाणा में जो चीज हम खरीदते हैं वो हमें जिस रेट में मिलेगी दूसरी जगह भी वो उसी रेट में मिलेगी। तो इसकी वजह से हमारा मार्केट बहुत ज्यादा एक्सपेंड हुआ है, कि पहले जो जीएसटी से पहले जो टैक्स रेट होती थी किसी भी एक प्रोडक्ट पे, वो अलग स्टेट में अलग रेट है, दूसरे स्टेट में जाके अलग रेट है, तीसरे स्टेट में अलग रेट है। तो जो चीज हमें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ 10,000 की मिल रही है, हो सकता है कि वो हमें यूपी में जाके 12,000 में मिले। तो रेट में बहुत डिफरेंस होता था, लेकिन जीएसटी के इम्प्लीमेंट होने के बाद अब वन टैक्स वन नेशन एंड वन मार्केट। तो जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए बहुत फायदा है कि वो उनका मार्केट एक्सपेंड हो गया है, अब अपनी वो प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में इजीली सेल कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट है उनकी जो प्राइस है वो हर स्टेट में सेम होगी। तो जो जीएसटी है इसके जो ये जीएसटी लगता है इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। तो जो सीजीएसटी है और एसजीएसटी है ये हमारा लगता है इंट्रास्टेट, कि अगर एक ही स्टेट के अंदर अगर सेल और परचेज होती है तो उस पर जो भी टैक्स लगता है उसको हम कहेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी। और उस टैक्स में से कुछ जो पार्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और कुछ जो पार्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास। फिर हमारा ये है आईजीएसटी, इंटरस्टेट जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। इंटरस्टेट मींस जब सेल और परचेज करने वाला अलग अलग स्टेट से अगर है तो उस केस में जो टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं इंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर एक ही स्टेट में है तो हमारा लगता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और अगर इंटर स्टेट है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो उस केस में हमारा लगता है आईजीएसटी। ऐसे ही वैसे तो एक यूजीएसटी भी है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसमें हमारी अलग अलग रेट्स दी गई हैं कि जो जीएसटी है उसकी कैटेगरीज में उसको डिफाइन किया गया है कि फॉर एग्जांपल जो अलग अलग गुड्स हैं, कुछ गुड्स में तो ये एग्जेम्प्टेड है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमारी जो बेसिक गुड्स हैं कि हमारा मिल्क है, फूड है, उस पे तो ये 0% है। इसके अलावा इसके अलग अलग रेट है कि 5%, 12%, 18%, 28%। और इसमें से कुछ जो गुड्स है वो हमारी एग्जेम्प्टेड भी है, जैसे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है या अल्कोहल है या पेट्रोलियम है, तो ये जो गुड्स हैं इन पे जीएसटी अभी लागू नहीं हुआ है, जबकि इनसे गवर्नमेंट की जो इनकम है वो बहुत ज्यादा है, 30 से 40% के अराउंड ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू का पार्ट है। तो इनके ऊपर भी जीएसटी इंप्लीमेंट होना चाहिए। जीएसटी के कुछ मेरिट्स हैं
जो मेन अगर आपसे पूछा जाए कि जो जीएसटी है इसका मेन जो फायदा अगर आपसे पूछा जाए कि वन मेन मेरिट ऑफ जीएसटी, तो उसको हम कहेंगे कि जीएसटी ने कैस्केडिंग इफेक्ट को रिमूव कर दिया है। कैस्केडिंग इफेक्ट, ये इसका मेन फायदा है जीएसटी का। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब कि जो जीएसटी है ये भी प्रोडक्शन की हर एक स्टेज पे लगता है, लेकिन ये डेस्टिनेशन बेस्ड है कि जब प्रोडक्शन के टाइम पे नहीं, जब प्रोडक्ट को सेल किया जाता है तो ये टैक्स लगता है। जो हमारा जीएसटी है और एक हमारा है वेट, वैल्यू एडिड टैक्स, कि प्रोडक्शन की हर एक स्टेज पे टैक्स लगता है। जो जीएसटी है इसमें भी प्रोडक्शन की हर एक स्टेज पे टैक्स लगता है, लेकिन इसमें तो जो प्रोडक्शन होता है उस टाइम टैक्स लगता है प्रोडक्शन के टाइम पे, लेकिन जो जीएसटी है इसमें ये हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड है, मींस जब प्रोडक्शन के बाद उसको सप्लाई किया जाता है तो ये टैक्स लगता है। और वेट में हमारा जो मेन है वो कि टैक्स के ऊपर टैक्स पे किया जाता है। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि ए और बी दो हैं, ए बी सी तीन, अगर हम ये कहें कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, तो अगर ए ने मान लो 100 रुपए में कोई चीज बी को सेल कर दी और जो टैक्स है उसके ऊपर वो है 10 रुपीज, तो बी ने इसको 110 में खरीदा और बी जो भी टैक्स पे करेगा, अब जो टैक्स लगेगा नेक्स्ट स्टेज पे, जो भी टैक्स लगेगा वो 110 रुपए पे लगेगा। यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स है कि पहले 100 रुपीज है और उसके ऊपर 10 रुपीज क्या लग गया, टैक्स। तो अब जब भी टैक्स लगेगा, बी जब भी टैक्स पे करेगा तो वो 100 रुपए पे ना करके 110 रुपए पे करेगा। तो फॉर एग्जांपल बी ने इसका 110 का 10% अगर टैक्स पे कर दिया, तो ये उसको 11 रुपए में टैक्स पे किया, तो 100 प्लस में 11 121 का उसने सेल कर दिया। तो सी अब जो टैक्स पे करेगा वो 121 रुपए पे करेगा, यानी कि इस टैक्स पे भी करेगा, इस टैक्स पे भी करेगा। तो वैट में जो टैक्स लगता था वो था टैक्स ऑन टैक्स, लेकिन जीएसटी में ऐसा नहीं है। जीएसटी में टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, इसमें टैक्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है कि हर एक स्टेज पे, जैसे यहाँ पे बी ने टैक्स दिया इसमें 10 रुपए इसमें इंक्लूड है, सी जो टैक्स देगा उसमें जो इसने 11 रुपए इसमें टैक्स के ऐड किए हैं, तो 10 और 11 दोनों के ऊपर फिर से टैक्स पे कर रहा है। लेकिन जीएसटी में ऐसा नहीं है, इसमें टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। तो इसे उसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। और इसीलिए जो कस्टमर है उनको जीएसटी से फायदा ये है कि उनको जो गुड्स मिलती हैं वो उनको कम रेट में मिल जाती है। तो जीएसटी के लगने से जो कंज्यूमर है उसको फायदा है, क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट के रिमूव होने की वजह से उसको अब जो गुड्स है वो कम रेट में मिल जाती है। प्रोड्यूसर को ये फायदा है कि प्रोड्यूसर या सप्लायर जो भी है वो जब भी टैक्स पे करता है तो वो जो उसने टैक्स पे किया है इनपुट के परचेज करने पे, तो वो टैक्स अपना उसका रिफंड उसको हो जाता है। लेकिन अगर उसने जो भी इनपुट अपना परचेज किया है वो किसी रजिस्टर्ड शॉप से किया है, उसके पास रिटर्न में प्रूफ होना चाहिए, बिल होना चाहिए कि जो भी सप्लायर है उसने मान लो 1000 रुपीज का अगर सामान खरीदा है तो कौन सी शॉप से खरीदा है, और जो टैक्स पे किया है फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज में उसने 20 रुपीज अगर टैक्स पे किया है तो इस टैक्स को वो वसूल कर लेगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब जो भी प्रोड्यूसर है, जो सप्लायर है, उसने अगर परचेज किया है किसी रजिस्टर्ड सप्लायर से। तो इसीलिए जो भी जीएसटी के केस में, अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि एक सप्लायर है, उसने पहले किसी से राम से परचेज किया और ए ने टैक्स पे कर दिया 20 रुपीज। अब जो ये ए है इसने जो भी ये टैक्स पे किया है ये वसूल कर लेगा। अभी वसूल कैसे करेगा, ये जब भी हमें सप्लाई करेगा कस्टमर को, जब भी ये सेल करेगा तो जो भी जीएसटी की वैल्यू है वो उसमें ऐड करेगा और अपनी जो भी उसने जीएसटी की वैल्यू जो पे की थी वो अपनी वो वसूल कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल कि ए ने जितना भी जीएसटी कलेक्ट किया वो उसने किया 100 रुपीज, और उसने जो जीएसटी पे किया है टोटल उसने कस्टमर से चार्ज कर लिया 100 रुपीज, लेकिन उसने जो पे किया है वो 80 रुपीज है। तो ए अपने जो उसने 80 रुपीज जीएसटी पे किया था वो अपना वसूल कर लेगा, बाकी के जो 20 रुपए बचेंगे वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो जो भी जीएसटी है उससे कंज्यूमर को भी फायदा है क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट
की वजह से, कि रिमूव होने की वजह से, और उसको टैक्स के ऊपर टैक्स पे करना नहीं पड़ता, इसलिए उसको जो गुड्स है वो कम रेट पे मिल जाती है। प्रोड्यूसर को ये फायदा है कि उसने जो भी टैक्स दिया है वो अपना वसूल कर लेता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब उस सप्लायर के पास बिल हो, यानी कि उसने किसी रजिस्टर्ड किसी शॉप से अपना सामान खरीदा है। और अब क्योंकि जीएसटी के केस में जो भी सप्लायर है वो अपना सारा रिकॉर्ड रखेगा, क्योंकि उसने जो भी टैक्स पे किया है वो उसको वसूल करना है, तो कस्टमर को जब भी वो पे करेगा तो वो बिल देगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट के पास भी पूरा रिकॉर्ड होगा कि इकोनॉमी में कितनी जो ट्रांजैक्शंस है वो हो रही है, और जीएसटी की वजह से हमारी गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। और अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होता है, क्योंकि अब जीएसटी के लगने के बाद जो भी सप्लायर्स हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, क्योंकि जो वो टैक्स पे करते हैं वो उनको वापस वसूल करना होता है, इसीलिए वो अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं, और सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होता है कि कितनी कहाँ पे कितनी कितनी ट्रांजेक्शन हुई है। तो अब लोग टैक्स की चोरी नहीं कर पाते, जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होता है। और अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो गवर्नमेंट उस पैसे को खर्च करती है हमारे सोशल वेलफेयर पे, या तो मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर करती है, या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो भी हमारी जीडीपी इंक्रीज होती है, जीडीपी इंक्रीज होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, लोगों की इनकम इंक्रीज होगी, और हमारी जो कंट्री है वो ज्यादा डेवलप होगी। जीएसटी की अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो इसमें हम सबसे पहले तो ये कहेंगे कि जो भी कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, पेट्रोलियम है, अल्कोहल है, इन पे जीएसटी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इन गुड्स को भी और इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए, जीएसटी की उसमें इंक्लूड होनी चाहिए जैसे और गुड्स है। और वैसे हम कहने में तो ये कहते हैं कि जीएसटी वन टैक्स वन नेशन एंड वन मार्केट है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है कि इनके ऊपर कितना टैक्स लगना चाहिए, कि उनकी रेट सही है या नहीं है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है